हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वाला में। और आज की क्लास में बेहद इंपॉर्टेंट चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों, मैक्रो इकोनॉमिक्स की यूनिट नंबर 3 सबसे ज्यादा बड़ी यूनिट और सबसे ज्यादा नंबर वाली यूनिट यही है। आज की क्लास में इस यूनिट की रिवीजन चलेगी, यानी इस यूनिट की चलेगी आपके लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग। तो यार, ये जो कॉन्सेप्ट मैपिंग का स्कीम शुरू करी है आप लोगों के लिए, ये बहुत ज्यादा लाभप्रद है उन बच्चों के लिए जिन्होंने जल्दी जल्दी से कॉन्सेप्ट रिवाइज करने हैं, जिनको जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट के ऊपर कमांड करनी है ना। अब ये वो जो टाइम होता है ना लास्ट का, इसके अंदर हमें एक बारी चैप्टर कंप्लीट करने के बाद पूरा चैप्टर से गो थ्रू करने की जरूरत पड़ती है। तो गो थ्रू करने के लिए कॉन्सेप्ट मैपिंग से बढ़िया रामबाण हथियार कोई भी नहीं है। आपको फिर भी कोई दिक्कत, डाउट, परेशानी है, कुछ और डिमांड है तुम्हारी, तो कमेंट सेक्शन में बता दो। कमेंट सेक्शन में बताते हो तो मेरे को पता लग जाता है कि हाँ भाई, क्या क्या चीजें तुम्हें रिक्वायर्ड है, और उसको फिल्टर करके मैं उसके ऊपर फिर वीडियो बनानी शुरू करता हूं। आप लोगों की डिमांड पूरा करना मेरा मोटिव रहता है हमेशा, बस इस बात को ध्यान रखना। तो वैसे जो ये पूरा चैप्टर है डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का, यार इसके अंदर थ्योरी भी है, इसके अंदर न्यूमेरिकल भी है, और उस्ताद इसके अंदर है डायग्राम्स भी, और सब कुछ इंपॉर्टेंट है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बच्चे पूछते सर इसमें से सिर्फ थ्योरी थ्योरी कर जाए काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। सर इसमें सिर्फ डायग्राम डायग्राम कर जाए काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। सर सिर्फ न्यूमेरिकल न्यूमेरिकल कर जाए काम चलेगा? नहीं चलेगा। तीनों करने पड़ेंगे। ये पूरा का पूरा चैप्टर अलग अलग रेफरेंस बुक में है ना, अलग अलग हिसाब किताब से दिया हुआ है। देखो, काफी सारी रेफरेंस बुक है जिसमें इस चैप्टर के है ना, ये यूनिट है, 3 टुकड़े कर दिए हैं काफी सारी रेफरेंस बुक ने। एक चैप्टर बोलते हैं एडीएएस वाला है, दूसरा मल्टीप्लायर वाला, तीसरा इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप वाला। इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप को एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड बोलते हैं। 3 टुकड़े कर दिए हैं। काफी सारी रेफरेंस बुक में इस पूरी यूनिट को एक ही चैप्टर के तौर पे समझा दिया है, लेकिन आपके सिलेबस में ये एक यूनिट है। मैक्रो इकोनॉमिक्स में दोस्तों 5 यूनिट होती हैं। पहली नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम के कितने भी चैप्टर बना ले कोई भी बुक, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यूनिट एक ही रहेगी। दूसरी मनी एंड बैंकिंग, तीसरी डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, चौथी गवर्नमेंट बजट, पांचवी बीओपी एंड फॉरेन एक्सचेंज। अब 5 यूनिट है मैक्रो में, इसके तुम चाहे 50 चैप्टर बना के पढ़ो, चाहे 10 चैप्टर बना के पढ़ो, चाहे 15 चैप्टर बना के पढ़ो। वो तो रेफरेंस बुक वालों का, जो ऑथर है उनका अपना अपना फंडा है, बच्चों को वो किस तरीके से डिजाइन करके अपना सिलेबस प्रेजेंट करना चाहते हैं। लेकिन असली समझ आपके अंदर होनी चाहिए कि ये पूरी यूनिट मैटर करती है। अब इसके कॉन्सेप्ट तुम चाहे आगे पीछे करके कर लो या बिल्कुल सीक्वेंस से चल लो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूंगा कि आप कोई भी चैप्टर कंप्लीट कर रहे हो ना, उस चैप्टर के बैक में जो एमसीक्यू गिवन है, यार एमसीक्यू जरूर करने चाहिए। एमसीक्यू से ना दिमाग तेज चलता है। चाहे तुम्हें वो एमसीक्यू करने का तरीका पता है क्या? मान लो 20 एमसीक्यू गिवन है, 20 के 20 अटेम्प्ट करो, देखो कितने गलत हैं। जो गलत है फिर उसका आंसर देखो, आंसर आपको बैक में लिखा हुआ मिल जाएगा, पता लग जाएगा कि कौन सा आंसर सही है। उससे थोड़ा ज्ञान का दीपक जलता है दिमाग के अंदर। साइंटिफिक स्टडी ने साबित करके दिखाया है कि जो बच्चे एमसीक्यू करते हैं उनका दिमाग तेज चलता है। चाहे बच्चों को लगे कि यार एमसीक्यू करके क्या फायदा, हमें तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन करने हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का रट्टा तुमने मारा है ना, उसकी गारंटी नहीं है कि पेपर में आ जाएगा। एमसीक्यू के बेसिस पे जो लैंग्वेज और कॉन्सेप्ट डेवलप हुए हैं ना, वो जरूर तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर लिखने में हेल्प करेंगे। बस इस बात की ध्यान रखना, ठीक है। तो पूरा चैप्टर डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट का भाई इन 4 कॉन्सेप्ट्स के इर्द गिर्द घूमता है। और पेन का कलर गुलाबी रखूंगा। ये चैप्टर का नाम लिखा है यूनिट का, इसमें एक एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई, फिर सेविंग इन्वेस्टमेंट छोटा सा लिखा है, फिर लिखा है के का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। बस ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के ऊपर न्यूमेरिकल भी है और इसकी वर्किंग भी है, दोनों की दोनों करनी है आपको। इसका रिश्ता भी है एपीसी एमपीसी से, एमपीएस और एमपीसी से। और फिर एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड, ये 4 चीजों पे कमांड पालोगे तो आपका चैप्टर कंप्लीट माना जाएगा। जब तुम लास्ट पोर्शन एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड वाला कर रहे हो ना, तो इनका मीनिंग मैं बताता हूं, इसको यहीं से क्रैक कर दो। आपको एक्सेस डिमांड का मीनिंग करना है और डेफिशिएंट डिमांड का मीनिंग भी करना है, दोनों का मीनिंग। अब ज्यादातर बच्चे इनका इंपैक्ट नहीं करते कि एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड का इंपैक्ट क्या होता है। प्राइस लेवल पे इंपैक्ट आपको देखना ही देखना है हर हाल में। वैसे बता दूं, एक्सेस डिमांड की वजह से प्राइस लेवल बढ़ने लगता है और डेफिशिएंट डिमांड की वजह से प्राइस लेवल कम होने लगता है। फिर इनका इंपैक्ट आपने देखना है इनकम
एंड आउटपुट पे सेम इंपैक्ट होता है, इनकम और आउटपुट पे। और फिर इसका इंपैक्ट देखोगे आप एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या होता है। डेफिशिएंट डिमांड में हर एक चीज गिरने लग जाती है, तीनों कम हो जाते हैं। और इन्फ्लेशनरी गैप यानी एक्सेस डिमांड में ये बढ़ता है और ये दोनों कांस्टेंट रहते हैं। खैर ये तो बता ही रहा हूं ऊपर ऊपर से, लेकिन आपको करने हैं इंपैक्ट। तीसरे पे इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी दोनों के डायग्राम करने हैं आपने। और चौथे पे इनको ठीक करने के मेजर्स, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी मेजर्स और फिस्कल मेजर्स है। भाई ये चार चीजें, और यहां से सेंट परसेंट पेपर के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है। जो बच्चा ये पोर्शन छोड़ के जा रहा है वो सोचो कि अपने बोर्ड के पेपर का एक क्वेश्चन छोड़ के जा रहा है, तो छोड़ के नहीं जाना, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन यहां से, बाकी सब यहां से। अब तुम ये भी सोच सकते हो कि यार यहां से एक क्वेश्चन आएगा तो बाकी सारी जगह से कितने क्वेश्चन आएंगे। अरे बोर्ड के पेपर में बाबू 3 सेट होते हैं, सेट 1, सेट 2, सेट 3। अब हर बच्चे के लिए कभी कभी क्वेश्चन अलग अलग आ सकता है। क्या होता है, मान लो तुम्हारे पेपर के अंदर कुल मिला के 34 क्वेश्चन हैं सेट 1 में, सेट 2 में भी 34 होंगे, तो सेट 3 में भी 34 होंगे। हाँ, सारे के सारे क्वेश्चन हर एक सेट में चेंज नहीं होते, बस नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन चेंज होते हैं। तो वो कुछ क्वेश्चन चेंज होने में यहां से भी चेंज हो सकते हैं। मान लो एक बच्चे के सेट में क्वेश्चन आया हुआ है एडीएएस अप्रोच एक्सप्लेन करो, सेट बी में आया है सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच एक्सप्लेन करो, सेट सी में आया है वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्सप्लेन करो। हो गया ना, तो 3 क्वेश्चन भी कवर हो गए। पेपर बनाने का तरीका पता है क्या होता है? जो लोग पेपर बनाते हैं वो ये सोचकर बनाते हैं कि मैक्सिमम सिलेबस उस क्वेश्चन पेपर में कवर हो जाए। जो स्मार्ट और टॉपर बच्चा होता है उसको ये बात पता होती है, इसलिए वो हर एक चीज की कवरेज करके चलता है। जब ऑलमोस्ट 80% चैप्टर कोई कर लेता है ना, तो वो 100% की तरफ जरूर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है यार जो चीज मैंने छोड़ी है वही पेपर में आ गई तो क्या होगा, है ना। तो इस बात का ख्याल रखना। और मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर की पूरी मोटी मोटी शुरुआत, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना शुरू कर रहे हैं ना, तो एग्रीगेट डिमांड से करेंगे। भाई एग्रीगेट का मतलब तुम समझ के चलो, यहां पर एग्रीगेट का मतलब टोटल होता है, टोटल या फिर ग्रोस। ग्रोस एक ही बात है, और इसको इन शॉर्ट एडी लिख दो, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एग्रीगेट मतलब टोटल डिमांड, एक देश के अंदर जितने भी लोग सामान खरीदने वाले हैं और जितना भी सामान वो खरीद रहे हैं उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकाल दो। अब अपनी फैमिली में देखो, मान लो एक देश के अंदर एक फैमिली रहती है, वो आपकी फैमिली है, और देश में कोई नहीं रहता। उस फैमिली में 5 बंदे हैं, पांचों ने मिलकर 500 रुपए का सामान खरीद लिया, तो उस देश की एग्रीगेट डिमांड 500 रुपए होगी। ऐसे रुपीस में निकालते हैं, ये खर्चा है। जितने रुपए खर्च कर रहे हो उतने रुपए की तो डिमांड है, तो बस एग्रीगेट डिमांड को हम खर्चा भी बोलते हैं, और इन शॉर्ट इसको एग्रीगेट एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं। ध्यान रखना, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एक ही चीज है। इन शॉर्ट एई भी लिख सकते हो इसको, अलाउड है। यह बात आपको क्लियर होनी चाहिए। और जिन बच्चों का नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं ना, वो समझो कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर और जीडीपीएमपी सेम बात होती है। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपीएमपी निकालते हैं, सेम बात होती है। डेफिनेशन बड़े प्यार से लिखी हुई है, येलो कलर से अंडरलाइन करके बताऊंगा। लिखा है, इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ द डिमांड फॉर ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द बायर्स इन द इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। देख रहे हो, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द बायर्स ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम, ये एग्रीगेट डिमांड है। यानी एक देश के अंदर जितना भी सामान खरीदा जा रहा है उनकी वैल्यू एग्रीगेट डिमांड है। तो एक देश में कौन कौन लोग होते हैं? हमारे भारत के अंदर अभी हाल फिलहाल बताऊं तो अंदाजा लगाकर लगभग 140 करोड़ के आसपास लोग हैं। तो वो जितना भी पैसा खर्च करते हैं वो सारा खर्चा एग्रीगेट डिमांड होता है। लेकिन हम 140 करोड़ की लिस्ट थोड़ी बना सकते हैं। हमारे देश की सरकार ये हमेशा कैलकुलेट करती है कि एक देश की एक साल के अंदर एग्रीगेट डिमांड कितनी रही है। तो उसके लिए वो क्या करती है, हमारे देश को 4 सेक्टर में डिवाइड कर लेती है। सेक्टर नंबर 1 हाउस होल्ड। हाउस होल्ड का मतलब हम जैसे लोग, आम पब्लिक जनता, आप भी हो उसमें, स्टूडेंट भी है, कोई पैसेंजर भी है, नॉर्मल लोग। सेक्टर नंबर 2 जिसको बोलते हैं फर्म सेक्टर। फर्म का मतलब कंपनी, एंटरप्राइज, दुकानें। सेक्टर नंबर 3 सरकार खुद बोलती है कि गवर्नमेंट सेक्टर हम है। इसमें गवर्नमेंट की कंपनीज भी आ जाती है, और गवर्नमेंट की कंपनीज जो गवर्नमेंट ने पूरी ऑन कर रखी हैं, जैसे कि इंडियन रेलवे, ठीक है, और जैसे बीपीसीएल, इंडियन ऑयल की बात करें तो वो फर्म सेक्टर है। और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स भी आ जाते हैं। सरकारी सेक्टर आ गया। चौथे नंबर पे फॉरेन सेक्टर, जिससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रिश्ता चलता है हमारा। तो इन चारों के खर्चे को जोड़ दो, देश का टोटल खर्चा आ जाएगा। तो इकोनॉमी में क्या बोला
कि एडी के कंपोनेंट्स कितने हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हरे रंग से करना चाहिए मुझे। कंपोनेंट्स ऑफ एडी, भाई चारों सेक्टर के खर्चे को जोड़ दो, एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। और ये चारों हैं कंपोनेंट्स, जैसे लिखा है पहले पे, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। भाई ये हाउस होल्ड सेक्टर का खर्चा है, ठीक है, और इसको प्यार से हम सी बोलेंगे, इधर लिखूंगा सी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर लिखा है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, भाई ये फर्म सेक्टर का खर्चा है, इसको मैं प्यार से आई बोलूंगा। फिर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये गवर्नमेंट सेक्टर का खर्चा है, इसको प्यार से जी बोलूंगा। और नेट एक्सपोर्ट्स, ये फॉरेन सेक्टर का खर्चा है, फॉरेन सेक्टर का, इसको मैं प्यार से एनएक्स बोलूंगा, नेट एक्सपोर्ट। अब बच्चे बोलेंगे सर ये खर्चा कैसे है, ये बताओ मुझे। देखो, जितना भी सामान हम फॉरेनर्स को बेचते हैं वो एक्सपोर्ट होता है। हमने तो बेचा है, लेकिन फॉरेनर्स का वो खर्चा है ना, तो वो खर्चा फॉरेन सेक्टर का काउंट हो रहा है। उसमें से माइनस कर दो जितना हमने उनसे खरीद लिया, तो नेट खर्चा आ जाता है कि फॉरेनर्स ने नेट कितना रुपया हमारे देश पे खर्च किया है, ठीक है। तो चारों को ऐड कर दो, तो ऐसा बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड होता है हाउस होल्ड का खर्चा प्लस फर्म का खर्चा प्लस सरकार का खर्चा प्लस नेट एक्सपोर्ट, ये चार चीजें। और नेशनल इनकम में इन चारों को जोड़ के जीडीपीएमपी आ रहा था। यहां से क्रिस्टल क्लियर हो जाने चाहिए आपका कॉन्सेप्ट, ठीक है। फिर दोस्तों बात आती है कि जो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे हो वो एग्रीगेट डिमांड क्या यही वाली है? नहीं, जितना मैंने पढ़ाया है इतना तो आपको पढ़ना ही है। एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स जब भी आपसे पूछेगा, आपने ये सारे कंपोनेंट्स लिखने हैं। लेकिन इसके बाद आपको एग्रीगेट डिमांड पढ़नी है सिर्फ टू सेक्टर इकोनॉमी की, यानी इन दोनों की। मैं आपको क्लियर कर देता हूं, एग्रीगेट डिमांड अंडर टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़नी है। उसका मतलब होता है एग्रीगेट डिमांड सिर्फ हाउस होल्ड का खर्चा और फर्म का खर्चा है। अगर कोई थ्री सेक्टर इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड पूछे आपसे, तो हाउस होल्ड का खर्चा, फर्म का खर्चा और सरकार का खर्चा। कोई फोर सेक्टर इकोनॉमी में आपसे एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला पूछ ले, तो भाई ये चारों ही होते जो पहले लिखा था ना, वो चारों। लेकिन फॉर द फर्दर रेफरेंस आपको इसको ही ध्यान में रखना है, आगे पूरे चैप्टर में यही वाला मसला है। इन दोनों को बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, यानी इसके अंदर फॉरेन इकोनॉमी अभी इंक्लूड नहीं हुई है, तो क्लोज्ड इकोनॉमी है। ये वाली इकोनॉमी है ओपन इकोनॉमी। ये स्मार्ट कीवर्ड्स हैं जो स्मार्ट बच्चे ध्यान रखते हैं। ओपन इकोनॉमी, क्लोज्ड इकोनॉमी। कोई पूछ ले क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होता है, तो ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर फॉरेन सेक्टर इंक्लूड नहीं होता। क्लोज्ड इकोनॉमी दो तरीके की होती है, टू सेक्टर और थ्री सेक्टर। कोई पूछ ले ओपन इकोनॉमी फोर सेक्टर इकोनॉमी को बोलते हैं जिसके अंदर चारों सेक्टर इंक्लूड होते हैं, प्राइवेट सेक्टर, फर्म सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और फॉरेन सेक्टर। दैट्स इट, ठीक है। अब टू सेक्टर इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट डिमांड कर्व आपको पढ़ना है, तो बता देता हूं भैया, एडी कर्व सिर्फ अब आपको यही पढ़ना है ना, टू सेक्टर इकोनॉमी। तो यहां पर एग्रीगेट डिमांड कर्व आपको जब भी पढ़ने को मिलेगा ऐसा होता है एग्रीगेट डिमांड कर्व, ये एडी कर्व। सी प्लस आई भी लिख दिया मैंने यहां पर। बस आपके काम की चीज यही है जो चैप्टर में पढ़ोगे आप, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। अब आएंगे एग्रीगेट सप्लाई पे। एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है? एक देश की टोटल सप्लाई है। एग्रीगेट का मतलब जानते ही हो, टोटल। एक देश में जितने भी सेलर्स हैं वो जितना भी सामान बेचना चाहते हैं उसकी टोटल वैल्यू एग्रीगेट सप्लाई है। मैं बोल रहा हूं मस्त मक्खन मलाई की तरह कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में घुसने चाहिए। अच्छा, जो ये मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं, मैंने इससे पहले ना, इस वीडियो से पहले इस चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाई है, मतलब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। एडीएएस का चैप्टर अलग से करा रखा है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स अलग से सॉल्व कराए हैं, वहां से आपको न्यूमेरिकल सीखने को मिलेंगे, बहुत बढ़िया। प्लेलिस्ट में आप देख लेना, ठीक है। इस चैप्टर के ऊपर इन्फ्लेशनरी गैप और डिफ्लेशनरी गैप की बहुत अच्छी वीडियो बना रखी है। 3 वीडियो इस चैप्टर के ऊपर पूरी डिटेल में बना रखी है, आप वहां से डिटेल में पढ़ सकते हो और उसको जरूर देखना। मैं तो कह रहा हूं न्यूमेरिकल आपके वहां से स्ट्रांग होंगे ही होंगे, ठीक है। यहां से जिस लेवल पे, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, ये तरीका बिल्कुल अलग है पढ़ाने का। और इस चैप्टर को मैंने पहले भी पढ़ाया है ना, तो उस सीक्वेंस में नहीं पढ़ाया जिस सीक्वेंस में बुक में लिखा होता है। मैं किसी रेफरेंस बुक के कंटेंट को फॉलो नहीं करता इस चैप्टर के लिए। इस चैप्टर के लिए मैं उस सीरीज को फॉलो करता हूं जिस सीरीज से स्टूडेंट के दिमाग में कॉन्सेप्ट घुसते हैं, ध्यान रखना बस। तो एग्रीगेट सप्लाई, एक देश में जितने भी सेलर है, मान लो एक देश में 3 बंदे रहते हैं, 3 सेलर हैं और तीनों 100 रुपए का सामान बेचते हैं, तो 300 रुपए की सप्लाई होती है, तो वो देश की एग्रीगेट सप्लाई हो गई। बस, ऑल द सेलर्स, ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, इन सब की वैल्यू। तो यहां क्या लिखा है प्यारी सी भाषा में, हरे रंग से करेंगे, इट रेफर्स टू द सप्लाई ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज बाय ऑल द सेलर्स इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। तो ऑल सेलर्स है और ऑल गुड्स एंड सर्विसेज है, बस इसको ध्यान रखना। और
एग्रीगेट सप्लाई को हम हमेशा y के बराबर लिखते हैं, इस चैप्टर में ध्यान रखना। एग्रीगेट सप्लाई और y एक ही बात है। ये y का मतलब एक देश की इनकम, एक देश का आउटपुट और एक देश की एग्रीगेट सप्लाई, सब सेम है। और दोस्तों एग्रीगेट सप्लाई आपको 2 सेक्टर इकोनॉमी में ही पढ़ना है, जिसका फॉर्मूला होता है C+S। कैसे? ये फॉर्मूला इनकम से डिराइव हुआ है। मान लो तुमने 80 रुपए का कंजम्पशन किया और सेविंग कर ली 20 रुपए की, तो इसका मतलब तुम्हारे पास कितने रुपए थे खर्च करने के लिए? 100 रुपए थे ना, तो 100 रुपए इनकम थी। इनकम क्या होता है? कंजम्पशन प्लस सेविंग, और ये तीनों वैल्यू बराबर है यहां पर, तो इसलिए एग्रीगेट सप्लाई ये हो गया। और अभी 12th क्लास में हो तो अज्यूम कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में चले जाओगे तो सब पता लग जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। 12th क्लास में इस एग्रीगेट सप्लाई कर्व को 45 डिग्री अज्यूम किया हुआ है। यहां पर आपको 45 डिग्री लिखना बहुत जरूरी है, और इसको वाई लाइन लिख दो या एएस कर्व लिख दो। अब लिखना जरूरी है, एग्जैक्टली डी लेकर डी स्केल लेकर 45 डिग्री बनाना जरूरी नहीं है, तो उन चक्करों में मत फंसना कि ग्राफ पे बनाना पड़ेगा, कैसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, एग्रीगेट सप्लाई आपके पास कंजम्पशन प्लस सेविंग का टोटल है। और अब आती है कि इस इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कैसे डिसाइड होता है? इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, या फिर यही इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है, इसको ही बोलते हैं इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट। दोस्तों यहां पर हमारे पास इसको डिसाइड करने की 2 अप्रोच है, और जो सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हैं वो एक बात समझो, फिर एक्स्ट्रा बता रहा हूं। अब ये बात सुन के है ना, एवरेज बच्चे भी इंटेलिजेंट होते हैं। ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट डिसाइड करने को हम शॉर्ट रन फिक्स्ड प्राइस मॉडल भी बोलते हैं, शॉर्ट रन फिक्स्ड प्राइस मॉडल। ठीक है, यहां पर यह पता लगाते हैं कि एक देश में कितनी इनकम हो जो सबको लगे बेस्ट है। तो एक देश में उतनी इनकम होनी चाहिए, उतना आउटपुट होना चाहिए जहां पर लोगों की डिमांड और लोगों की सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, यानी खरीदने वाले भी खुश हैं और बेचने वाले भी खुश हैं। तो हमारे पास 2 अप्रोच है। एक अप्रोच को बोलते हैं एडीएएस अप्रोच, और दूसरी अप्रोच को बोलते हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब जो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच है ना, ये दूसरी अप्रोच है। एक्चुअली ये वाली अप्रोच इसी अप्रोच में से निकल के आई है, मेन अप्रोच यही है। आपसे दोनों अप्रोच नहीं पूछेगा, बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा 6 नंबर में, कोई भी एक अप्रोच पूछेगा। तो एडीएएस अप्रोच के अकॉर्डिंग जहां पर भी एडी और एएस एक दूसरे के बराबर होंगे, वहां पर जो भी दोस्तों इनकम हुई ना, मैं उसको वाई स्टार लिख रहा हूं, ये इक्विलिब्रियम इनकम होगी। और सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच के अकॉर्डिंग जहां पर देश में सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हुई, वहां पर जो भी इनकम होगी वो इक्विलिब्रियम इनकम होगी। अब ये वाली इनकम और ये वाली इनकम दोनों सेम लेवल पे डिसाइड होती है, सेम अमाउंट होता है। अब देखो डायग्राम में कैसे बनाएंगे, इधर मैं बनाता हूं ये 45 डिग्री का एएस कर्व, जिसको 45 डिग्री लिखना जरूरी है, और ये मैंने बनाया एडी कर्व, जिसको ऐसे C+I भी लिख दो। ये C+I लिखते हैं ना, तो काफी सारे बुक में मुश्किल क्वेश्चन लिखा होता है C+I अप्रोच, यही है C+I अप्रोच, बस ध्यान रखना। अब इन दोनों कर्व ने एक दूसरे को ई पॉइंट पे कट किया है, तो यहां पर एडीएएस बराबर है, और इसके नीचे देखो यहां पर जो भी वैल्यू लिखी होगी 10 20 30, हम ये तो नहीं लिखते न्यूमेरिकल, हम अल्फाबेट में बात कर लेते हैं। वाई लिखा है तो ओ से लेकर वाई, ये जितनी भी इनकम का लेवल है यही इक्विलिब्रियम इनकम लेवल है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे लिखना इनकम एंड आउटपुट, वाई एक्सिस पे लिख देना एडी एंड एएस। इतना डायग्राम बनाने के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, पूरे नंबर उस बच्चे को मिलेंगे जो ये भी दिखाएगा डायग्राम में कि वो कौन सी सिचुएशन है जहां पर एडी एएस एक दूसरे के बराबर नहीं होते। तो देखो ई से इधर यहां पर एडी कर्व नीचे है ये वाला, तो लिखूंगा एडी कम है एएस ज्यादा है, एएस कर्व ऊपर था ना। अब इधर देखो ये एडी कर्व है, ये ऊपर है, तो यहां लिख दो एडी इज मोर देन एएस। ये लिख देना भाई, मेरा छोटा सा डायग्राम था, आप बना के लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां कंप्लीट करेंगे सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच में। आपको पहले सेविंग कर्व बता दूं, अब क्योंकि रिवीजन है ना, सेविंग कर्व की डेरिवेशन नहीं बताऊंगा, यहां बताऊंगा सेविंग कर्व, और फिर यहां बताऊंगा इन्वेस्टमेंट कर्व। ठीक है, तो भाई देख लो, सेविंग कर्व के लिए ये ओरिजिन पॉइंट है, सेविंग नेगेटिव से स्टार्ट होता है, इसलिए वाई एक्सिस यहां पर नेगेटिव भी बना रखा है, ये सेविंग कर्व है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट यार थोड़ा स्पेशल है। इन्वेस्टमेंट एक्चुअली 2 तरीके की होती है, एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट और एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट। अभी उन चीजों पे आऊंगा मैं। तो हमारी ये जो इन्वेस्टमेंट है ये सिर्फ ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है, ये कर्व पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, और इसको आई लिख दो या आई के ऊपर ऐसे बार का निशान लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का डायग्राम जब बनता है
तो सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों कर्व एक साथ बनते हैं। पहले बनाऊंगा सेविंग कर्व, ऐसे ही बना दो, चलो ये रहा सेविंग कर्व। फिर बनाऊंगा इन्वेस्टमेंट कर्व, ये बना दिया इन्वेस्टमेंट कर्व, आई के ऊपर बार लगा देना। अब देखो इन दोनों कर्व ने एक दूसरे को कट किया ई पॉइंट पे, इसके नीचे जो भी इनकम का लेवल है वो इक्विलिब्रियम इनकम है, बस ध्यान रखना। ओ से लेकर वाई तक लाइन डाल देता हूं मैं ये। अब ये भी बता देना कि सेविंग यहां ज्यादा है, यहां इन्वेस्टमेंट कम है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर्व नीचे है, सेविंग कर्व ऊपर है। इधर ई पॉइंट से इस तरफ इन्वेस्टमेंट ऊपर है, सेविंग नीचे है, तो इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग है। ये सिचुएशन बनानी बहुत जरूरी होती है, तब मिलते हैं पूरे नंबर। जब भी आपको इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मेट फॉलो करना पूरे नंबर लेने के लिए। पहले नंबर पे इक्विलिब्रियम का मीनिंग लिखना कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज डिसाइडेड एट द पॉइंट वेयर एडी इज इक्वल टू एएस। अगर मैं बोल रहा हूं तुम वो लिख सकते हो तो इट इज बेटर कि तुम लिख लो। दूसरा, अब जो भी एडी एएस अप्रोच आई है तो एडी के बारे में बताना कि एडी के दो कंपोनेंट होते हैं। फिर एएस के बारे में बताना, एएस कर्व वाई के बराबर होता है और ये 45 डिग्री लाइन होता है। फिर डायग्राम बनाना, फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करना। जो बच्चा एक्सप्लेनेशन में ये नहीं बताएगा कि एडी मोर देन एएस और एडी लेस देन एएस के केसेस में क्या होता है, उसको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो नंबर तुम्हारे कटते हैं तो इसी वजह से कटते हैं। और ऐसा ही अप्रोच एक्सप्लेन करनी आई तो सेम करना है, पहले मीनिंग लिखोगे ऐसा ही अप्रोच का कि अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम एंड आउटपुट इज डिसाइडेड एट द पॉइंट वेयर एक्सेंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट। एक्सेंटे वर्ड यूज कर देना, बताता हूं मतलब क्या है, ठीक है। और फिर एक्सेंटे सेविंग का मतलब, फिर एक्सेंटे इन्वेस्टमेंट का मतलब, फिर डायग्राम, फिर एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में ये भी बताना है जब सेविंग इज मोर देन इन्वेस्टमेंट होती है तो क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट इज मोर देन सेविंग होती है तो क्या होता है। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है जब डिटेल में लेक्चर बताया गया था। ये रिवीजन क्लास है, इसलिए आपको यहां पर पेपर अटेम्प्ट करना और असली तरीके बता रहा हूं, ठीक है। अब आ जाओ, मैं क्या बोल रहा था बीच बीच में वर्ड। एक तो चैप्टर में शुरुआत में आपको पढ़ना है कंजम्पशन, फिर पढ़ना है सेविंग, फिर पढ़ना है इन्वेस्टमेंट। ये तीनों चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। और देख लो ये तीनों चीजें दो तरीके की होती है। कंजम्पशन भी दो तरीके का होता है, एक ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है, एक इंड्यूस्ड कंजम्पशन होता है। सेविंग भी दो तरीके की होती है, एक ऑटोनॉमस सेविंग होती है, एक इंड्यूस्ड सेविंग होती है। इन्वेस्टमेंट भी दो तरीके की होती है, एक ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट होती है, एक इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होती है। ऑटोनॉमस सबकी डेफिनेशन सेम है। ऑटोनॉमस कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जिसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं है। ऑटोनॉमस सेविंग वो सेविंग है जिसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं है। ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जिसका इनकम से कोई रिलेशन नहीं है। इंड्यूस्ड कंजम्पशन वो कंजम्पशन है जो इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड है। इंड्यूस्ड सेविंग वो सेविंग है जो इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड है। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट है जो इनकम से पॉजिटिवली रिलेटेड है। दैट्स इट, बहुत आसानी से काम हो जाएंगे आपके, ठीक है। अब कर्व देख लो, कंजम्पशन कर्व। कंजम्पशन कर्व आपको एग्रीगेट डिमांड की तरह दिखाई देगा ऐसा। ये ऑटोनॉमस कंजम्पशन और इंड्यूस्ड कंजम्पशन दोनों का टोटल है। सेविंग कर्व की बात करोगे तो मैंने बता दिया था अभी आपको, सेविंग कर्व नेगेटिव साइड से शुरू होता है, ये सेविंग कर्व है, ठीक है ना। और एक नया कॉन्सेप्ट यहां पर आता है, ब्रेक इवन पॉइंट। क्या होता है भैया ब्रेक इवन पॉइंट? दोस्तों वो पॉइंट होता है जहां पर जितने पैसे कमाए हैं वो सारे पैसे खर्च कर दिए। इनकम और कंजम्पशन एक दूसरे के बराबर होती है, और जहां सारे पैसे खर्च कर दिए वहां सेविंग जीरो होती है। तो अगर ब्रेक इवन पॉइंट का डायग्राम आपसे बनाना आए तो देख लो, ये इनकम लाइन 45 डिग्री, यहां पर कंजम्पशन कर्व। देखने में तो एडी एएस अप्रोच की तरह लग रहा होगा, लेकिन वैसा है नहीं क्योंकि ये सिर्फ सी है, एडी कर्व नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये ब्रेक इवन पॉइंट है, ई पॉइंट। और अगर सेविंग भी दिखाओगे तो सेविंग बना लो भाई, सेविंग कर्व ऐसा होता है ना, तो सेविंग कर्व पे भी ब्रेक इवन पॉइंट दिखता है। ये रहा, यहां सेविंग जीरो है तो ये पॉइंट भी ब्रेक इवन पॉइंट है, और ये पॉइंट भी ब्रेक इवन पॉइंट है। ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन, या फिर ब्रेक इवन पॉइंट इज द पॉइंट वेयर सेविंग इज जीरो। इस बात को ध्यान रखना। डेरिवेशन ऑफ कंजम्पशन कर्व एंड सेविंग कर्व इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। फिर आते हैं मल्टीप्लायर पे, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। भाई इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को आप के से डिनोट करते हो। इसके तीन फॉर्मूलाज होते हैं, तीनों फॉर्मूला लिखने हैं यहां पर। पहला चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट, दूसरा फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एमपीएस,
तीसरा फॉर्मूला होता है 1/MPC, 1/1 - MPC। अब क्वेश्चन आते हैं कि मल्टीप्लायर एमपीएस से क्या रिश्ता है, मल्टीप्लायर का एमपीएस से क्या रिश्ता है। तो के एंड एमपीएस, इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन है। एमपीएस की वैल्यू बढ़ जाती है तो मल्टीप्लायर की वैल्यू कम हो जाती है। और मल्टीप्लायर और एमपीसी में क्या रिलेशन है, के एंड एमपीसी, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। इतना ही ध्यान रखो आप बस। अगर एमपीसी बढ़ जाएगा तो मल्टीप्लायर की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। कैलकुलेट करके देख लेना नहीं तो, समझे, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और मल्टीप्लायर की कम से कम वैल्यू 1 होती है, मैक्स टू मैक्स वैल्यू इन्फिनिटी होती है। तो मल्टीप्लायर की मिनिमम वैल्यू इन्फिनिटी वैल्यू, इसके ऊपर एमसीक्यू आ जाता है, तो एमसीक्यू आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। कंजम्पशन के बारे में बात कर रहे थे ना, तो कंजम्पशन मैंने ऐसे शॉर्ट में लिखा है, ये लिखा है फंक्शन, इसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ये पढ़ना है आपको। फिर साथ में पढ़ना है सेविंग फंक्शन। इसको बोलते हैं प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, अब दोनों साथ लिखे हैं क्योंकि दोनों को पढ़ने का तरीका सेम तरीके से है। देखो, ये दो तरीके का होता है, एक होता है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। शॉर्ट में लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी दो तरीके का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एक होता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब यहां पर जो ए जैसे दिख रहे हैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को टोटल कर दो, एपीसी प्लस एपीएस, दोनों का टोटल 1 होता है। ये आइडेंटिटी आपको याद रहनी चाहिए। और जो एम वाले हैं इनको भी ऐड कर दो, एमपीसी प्लस एमपीएस, दोनों का भी टोटल 1 होता है। इस बात को ध्यान रखना बस। ठीक है, ये आपके काम की चीज है। अब आ जाते हैं इनकी वैल्यूज के ऊपर। भैया एपीसी का फॉर्मूला होता है कंजम्पशन अपॉन इनकम, एपीएस का फॉर्मूला होता है सेविंग अपॉन इनकम, एमपीसी का फॉर्मूला होता है चेंज इन कंजम्पशन अपॉन चेंज इन इनकम, और एमपीएस का फॉर्मूला होता है चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। यानी एम वाले तो चेंज वाले होते हैं और ए वाले बिना चेंज के होते हैं। तो एमपीसी की कम से कम वैल्यू 0 होती है, मैक्स टू मैक्स 1 हो सकती है, ध्यान रखना। एमपीएस की भी कम से कम वैल्यू 0 होगी, मैक्स टू मैक्स 1 होगी, ध्यान रखना। ये दोनों कभी नेगेटिव नहीं हो सकते, सारे चक्कर इनके आते हैं। एपीएस की बात करूं आपसे, सेविंग नेगेटिव हो सकती है, तो इसलिए एपीएस कैन बी नेगेटिव, समझे। कंजम्पशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो इसलिए एपीसी कांट बी नेगेटिव। इस बात को ध्यान रखना। इनकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू नहीं करनी है आपको, उसका कोई कमेंट नहीं है, बट ये है कि एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा हो सकती है। ये क्वेश्चन आता है, कैन बी मोर देन 1। जी हाँ, हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि कंजम्पशन इनकम से ज्यादा हो सकता है। जब इनकम 0 होती है तब भी तो सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ खाते हैं हम, उस लेवल पे इनकम से ज्यादा कंजम्पशन होता है, तो एपीसी की वैल्यू मोर देन 1 होती है, और तभी एपीएस नेगेटिव हो जाती है। बस इस बात को ध्यान रखना। एपीएस की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकती, एपीएस कांट बी मोर देन 1, बस इस बात को ध्यान रख लेना। लास्ट टॉपिक में आपको यहां पर एक्सेस डिमांड, जिसको इन्फ्लेशनरी गैप बोलते हैं, और डेफिशिएंट डिमांड, जिसको डिफ्लेशनरी गैप बोलते हैं, ये बताऊंगा। देख लो, एक्सेस डिमांड जब एडी इज मोर देन एएस होता है, डेफिशिएंट डिमांड जब एडी इज लेस देन एएस होता है। बच्चे यही सोचते हैं और ये गलत है। इसको कंप्लीट लिखोगे तब नंबर मिलेंगे। एक्सेस डिमांड वो सिचुएशन है जब एडी एएस से ज्यादा है और इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल भी है, और डेफिशिएंट डिमांड वो सिचुएशन जब एडी इज लेस देन एएस है और इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट भी है। ये नहीं लिखा ना आपने तो फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। इनका डायग्राम बनाना अगर आपने सीखना है तो सीख लो मुझसे, ठीक है। वो उस वीडियो में भी सिखा रखा है जो मैं आपको डिटेल में देखने के लिए बोल रहा हूं। अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है ये, तो आप डिटेल वाली वीडियो देखो प्लीज, ठीक है। मान लो ये एक्सपेक्टेड एग्रीगेट डिमांड है, इसको एक्सेंटे बोलते हैं। एक्सेंटे का मतलब होता है एक्सपेक्टेड, ठीक है। यहां पर इकोनॉमी के अंदर इक्विलिब्रियम चाहिए, लेकिन ये पहुंच जाती है। अच्छा, मैं वो करूंगा, ये नॉर्मल है, इस इधर भी यही बनाओ, ये 45 डिग्री
और ये एग्रीगेट डिमांड 1। यहां ब्रैकेट में लिखो एक्स एंटे, लिखना जरूरी है, नहीं लिखोगे तो नंबर नहीं मिलेंगे। इसका ही खेल है सारा। मान लो इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम पे ये y1 चाहिए, ये इक्विलिब्रियम है, ये चाहिए भाई, E1 पॉइंट है, E1 पॉइंट है, ये चाहिए। लेकिन अगर इकोनॉमी के अंदर ये तो एक्सेंटे है, एक्चुअल डिमांड इससे ज्यादा निकली, इससे ज्यादा निकली, तो AD2 लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे एक्चुअल या एक्सपोज्ड, कुछ भी लिख दो, तो ये E2 पॉइंट बन जाएगा और इन दोनों के बीच का गैप एक्सेस डिमांड होगा और वो इन दोनों के बीच के बराबर निकलेगा। ये गैप और ये गैप बराबर है। उसके अपोजिट साइड अगर एग्रीगेट डिमांड एक्चुअल वाली कम निकली तो ये वाला इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का गैप डेफिशिएंट डिमांड होगा और वो इन दोनों के बीच का गैप भी होगा सेम, ये गैप और ये गैप भी सेम। मतलब इन दोनों कर्व के बीच का गैप लेना ना, कहीं से भी ले लो, पैरेलल है ये तो मैंने यहां से उठा लिया, इस बात को ध्यान रखना। और जब AD2 बनाओगे तो उसके ब्रैकेट में लिखना है एक्चुअल, नहीं लिखोगे तो गड़बड़ी हो जाएगी, समझे। इसके लिए मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी दोनों के मेजर नहीं करोगे तो इनकम्प्लीट है। एक्सेस डिमांड को अगर ठीक करना है ना, इसको अगर करेक्ट करना है तो हमें किसी भी हालत में एग्रीगेट डिमांड को कम करना पड़ता है, ये ज्यादा है ना, कम करना पड़ता है। और अगर इसको करेक्ट करना पड़ता है, करेक्ट करोगे तो हमें किसी भी हालत में एग्रीगेट डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, ये कम है ना, इसलिए एग्रीगेट डिमांड पे अटैक करते हैं, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी मेजर से भी, फिस्कल मेजर से भी। तो मैं कहूंगा दोस्तों, अगर आपको सिर्फ रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखना था तो इतनी जल्दी आपका हो गया, लेकिन अगर आपको फिर भी डिटेल में इसके न्यूमेरिकल्स भी करने हैं तो 3 वीडियो लेक्चर बना रखे हैं बाबू, वो बिल्कुल सफिशिएंट टाइम के हिसाब से बना रखे हैं, बहुत ज्यादा टाइम उसमें वेस्ट नहीं किया हुआ। तो प्लीज उन वीडियोस को भी जाकर देखो। और पेपर के लिए झैम्पैक तैयारी अभी यहां पर कर लो, एक बार जब पेपर नजदीक आएगा तो फिर से इस वीडियो को देखना, आपके कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। तो आज के लिए मैं बोलूंगा कि अगर आपको कुछ और भी चाहिए तो मुझे बता दो, और फिर इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।